कंट्रीज के हवाले से आपने पूछा है कि वो तकरीबन 13-14 साल में सेल करता रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं है, मेरे सीनियर वाला 30-35 साल से लोग सेल कर रहे हैं। मैं उसके बाद अलबत्ता रहा पाकिस्तान से बाहर ही, तो मैं 10 साल सिंगापुर में रहा हूँ, 5 साल दुबई में हो गए। जैसे पहले इंग्लैंड में भी अपने एग्जाम्स के सिलसिले में काफ़ी साल रहा हूँ। हर मुल्क का अपना है। अगर आप ओवरऑल कहें कि कौन सा मुल्क ओवरऑल है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैन मेड ब्यूटी के इंसान का बनाया हुआ खूबसूरती मुल्क के अंदर हो, एक खूबसूरती आपको कुदरत देती है। वो तमाम चीज़ें जो एक इंसानी आँख को भाती हैं, उसमें मौसम, उसमें आबो हवा, उसके अंदर पहाड़ हैं, हरियाली है, जंगलात हैं, वो तमाम चीज़ें। और एक है मैन मेड ब्यूटी कि इंसान ने अपना मुल्क ऐसा बिल्ड किया है कि आज लोग देख के हैरान रह जाएं। तो मुझे याद है जब मैं पहली मतलब बहुत साल पहले जब पहली मतलब जापान गया था, तो मैं देख के हैरान रह गया था उस नेशन को, उस कौम को वाकई, कि वो अनबिलीवेबल नेशन है। जापानीज जो है कि दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम खाने के बाद कहाँ वो तबाहियों की इंतहा पर थे, और आज अगर आप देखें उसी नेशन को, तो उन्होंने अपने आपको हाउ डिड दे कम बैक, किस तरह वो दुनिया में आके आज हर घर में, आपको दुनिया के हर घर में जापान की बनी हुई एक नहीं कई चीज़ें आपको मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एक ज़माना फ्लड हुई हुई थी, कोरिया या चाइना तो बहुत बाद में आए, लेकिन जापानीज ने बहुत पहले इस चीज़ को घरों को फतह कर लिया था। तो मैं साथ साथ अंडरग्राउंड ट्रेनिंग स्टेशन देख के मैं हैरान था कि यार ज़मीन के नीचे इतना अंडरग्राउंड स्टेशन बनाकर हाउ डिड वी मेक इट, उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उसका ऑक्सीजन लेवल, ट्रेनों का टाइमिंग्स, कोई सेकंड्स के डिले नहीं है। बुलेट ट्रेन में बैठा हूँ जापान की, काफ़ी घुमा हुआ है, लेकिन जापान एक वो मुल्क था जिसने मुझे वाकई हैरान कर दिया था, मैन मेड ब्यूटी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इंफरादी तौर पर आपके लिए मतलब बहुत सारे लोगों से आप इंस्पायर होते हैं, अगर किसी नेशन को आप देखें कोई काबिल तकलीफ मिसाल जैसी नेशन की है तो जापान को सफाई सुथराई, सिक्योरिटी, किसी के मामले में कभी कोई आदमी काम नहीं अड़ाएगा, अपने काम से काम रखने वाले, टाइम की पाबंद करने वाले, ऑनेस्ट लोग, ईमानदार। ये भी आप देखें जापान दुनिया में ये ट्रेड्स है ना आपकी, देखें एक तो आपकी वक्त की कदर और मेहनत, अनथक मेहनत और वादे की पासदारी, ये आपकी बेसिक। अगर चंद सेकंड वहाँ पे ट्रेन को देर हो जाती है, तो ट्रेन की तरफ से जो है आपको एक स्लिप दी जाती है कि आपने ऑफिस में दिखाइएगा कि ट्रेन लेट थी, मैं लेट नहीं हूँ ऑफिस में, या 5 मिनट में ऑफिस लेट आ रहा हूँ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट्स बिकॉज ऑफ द ट्रेन। और वो माफ़ी मांगते हैं, आपका किराया वापस करके आपके राइड को फ्री कर देते हैं कि ड्यू टू एनी रीज़न अगर ट्रेन 10 मिनट लेट हो गई है, तो उनके वो पर्चियाँ स्लिप तैयार होती हैं, उसे बांट रहे होते हैं, देखो सर सॉरी, सर झुका के माफिया मांगते रहेंगे, और आप जाके अपने ऑफिस में, चाहे आपका बॉस मांगे नहीं मांगे, आपको लगा देंगे कि मैं देर से नहीं आया हूँ, ट्रेन को देर हो गई। तो जहाँ ट्रेन चलाने वाले महकमा, वो डिपार्टमेंट, उसके मालिक, उसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स हैं, वो इतने जिम्मेदार हो कि अगर उनके लिए 2 मिनट लेट होना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है, और उस पर माफ़ी मांगे, रिटन भी जो आपको पर्ची दे रहे हैं और फिजिकल भी सर झुका के, वो एक कामयाब कौम की बहुत बड़ी पहचान है। और उसी तरह से अगर आप नेचुरल ब्यूटी की बात करें, तो नेचुरल ब्यूटी में यूरोप बजाते खुद या ऑस्ट्रेलिया में कहूँगा, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया अकेला कंट्री जो है बहुत खूबसूरत है नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से, कि जो परवरदिगार ने उसको एक वसी और अरीज जगह अता की है, और उसके लिहाज से वहाँ पे जो समंदर की कटाई जिसको हम कहते हैं आम जबान में, जो पोर्ट्स बनी हुई है, नेचुरल पोर्ट्स जो बनी हुई है, कराची खुद एक नेचुरल पोर्ट है, पोर्ट कासिम भी किसी हद तक नेचुरल है, गवादर भी नेचुरल पोर्ट है। कुदरत ने आपको दिया है कि आपका समंदर इतना डीप है वहाँ पे कि आप पोर्ट बना लें। पाकिस्तान बड़ा खुशनसीब है उस लिहाज से कि पाकिस्तान की जो तीनों पोर्ट्स हैं वो नेचुरल हैं, मतलब नॉर्मली कंट्रीज पोर्ट बनाती हैं कटाई करके, ड्रेजिंग करके, खुदाई करके उस चैनल की डेप्थ को या पोर्ट की डेप्थ को बढ़ाया जाता है ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को आप मीट कर सकें। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान इज़ वेरी लकी कि हमारे पास तीनों ही पोर्ट्स, हमारी बहुत स्पेशली जो नई पोर्ट गवादर है वो बहुत अच्छी है कि वहाँ पे 18 मीटर तक की डेप्थ है और अच्छे बड़े डीप ड्राफ्ट वेसल्स वहाँ पे जा
اور آ سکتے ہیں کارگو بھی. تو آسٹریلیا کی جو اپنی نیچرل بیوٹی ہے, جو خوبصورتی ہے, موسم, اس کی چاروں طرف پانی کی موجودگی بذات خود, اس کے صرف کلائمیٹ بہت انسان کو گھمانے والی جو ہے وہ آب و ہوا کریٹ ہو جاتی ہے, ان تمام باتوں کو ان کے تناظر میں کہہ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں نیچرل بیوٹی بہت خوبصورت ہے یورپ کے ساتھ. اچھا قاسم بھائی یہ بتائیں کہ اتنا عرصہ پاکستان سے باہر رہنے کے بعد 30 سال مختلف ممالک میں رہنے کے بعد اب پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر وہاں شفٹ ہونا ہو, رہنا ہو, تو اس میں آپ کا کیا ڈیسیجن ہوگا؟ اور یہ جو لوگ وہاں پر ہیں اور جو جب آپ پوری دنیا میں گھومے پھرے اور آپ نے دیکھا, تو اگر ان نیٹ شہر ان کو بھی کچھ ایڈوائز کرنا ہو کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس خدا کی طرف سے نیوی نعمت ہے, جنگلات ہے, پہاڑ ہیں, سب ہے, اب ہم نے ہی ان کی قدر کرنی ہے نا, ہم نے ہی ان کو سنبھالنا ہے, تو اس پرسپیکٹو سے بھی بتائیے گا. اور جو پاکستان اگر آپ کو رہنا ہو تو آپ کا کیا ڈیسیجن ہوگا وہ بھی آپ بتائیے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, میں پاکستان میں ہی پیدا ہوا ہوں اور وہیں پلا بڑا جوان ہوا. گریجویشن کیا میں نے پاکستان سے, کراچی سے. 19-20 سال کی عمر میں میں نے پاکستان سے نکلا تھا. مگر آج اگر اتنے سالوں کے بعد آدمی پلٹ کے پاکستان کو دیکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ مستقل پاکستان کی حالت دگردوں ہوتی جا رہی ہے. بجائے اس کے دنیا کے اور ممالک کی طرح آپ ایڈوانس کریں اور آپ کا ملک مزید ڈیولپمنٹ کی طرف جائے آگے, افسوس ہوتا ہے. عوامل اس کی کچھ بھی ہوں, اس سے میرا خاص کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے شروع میں ٹریول کرنا شروع کیا تھا تو پاکستان کی بہت دنیا میں عزت تھی, لوگ بہت عزت سے دیکھتے تھے پاکستان کو اور پاکستانی پاسپورٹ کو اور پاکستانیوں کو. مگر آج جو حال وہ ہے وہ بہت برا ہے. میں خود کراچی میں پلا بڑا, جوانی میری وہیں گزری, نوجوانی. مگر آج جب میں واپس کراچی جاتا ہوں تو واقعتاً بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے اتنے ویل ڈیولپ کنٹریز دیکھنے کے بعد کہ ہمارے لوگ آج بھی بیچارے بجلی, پانی اور گیس کی پریشانیوں میں ہی اور سیکیورٹی کی ہی پریشانیوں سے باہر نہیں نکل پا رہے. تو اس کا دماغ مزید کیا آگے کریٹیوٹی سوچے گا, یا اس کا دماغ کیا کریٹیوٹی کر سکتا ہے کہ جب وہ دنیا کی بیسک نیسیسٹیز کو ہی پورا نہیں کر پا رہا ہے, اپنی فیملی کو نہ وہ بجلی دے پا رہا ہے, نہ پانی دے پا رہا ہے, نہ گیس ہے, نہ سیکیورٹی ہے, جو کہ دنیا کی کسی بھی ملک پہ ان چیزوں کو کوئی کاؤنٹ بھی نہیں کرتا ہے. چاہے وہ دنیا کے مڈل کلاس کنٹریز کو ہی میں آپ لے لیں, ویل ایڈوانس کنٹریز کو چھوڑ دیں آپ, جو مڈل کلاس کنٹریز ہیں, ساؤتھ کوریا ہے, پاکستان کو آپ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے ہی ایک بہت مشہور و معروف ڈاکٹر محبوب نے اس کی اکنامی کو کنٹرول کیا, اور آج دیکھیں ساؤتھ کوریا کہاں پہنچا ہوا ہے. میں 10 سال سنگاپور میں رہا ہوں, ایک ایسے ملک میں جس کے پاس اپنا پینے کا پانی بھی موجود نہیں ہے, مگر آج وہی ملک دنیا کی ٹرپل ایس کی جو ہے وہ اکانومی کی ریٹنگ ہے. It's one of the best countries in the world. ایسا ملک جو 1967 میں آزاد ہوا ہے, میں 10 سال اس ملک میں رہا ہوں, مگر وہاں کے ملک کے لوگوں کو دیکھنے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک جو اس سے 20 سال پہلے آزاد ہوا تھا, آج ہمارا کیا حال ہے اور آج ان کا کیا حال ہے. آپ کے لیے پاکستان میں رہنا واقعی ایک طرح سے مطلب اتنی عادت بہت چیلنجنگ, بہت مشکل کام ہے. کیونکہ جب بھی میں گیا ہوں بہت شارٹ ٹرم کے لیے گیا ہوں, کہ نیچر آف جاب کے اندر زیادہ دیر چھٹی نہیں مل سکتی تاکہ آپ اپنے پروفیشن میں آؤٹ آف ٹچ نہ ہو جائیں. جو آپ کا ڈیلی بیسس پہ کام ہے, شپ ہینڈلنگ, آپ اس سے دور نہ ہو اور آپ کی پریکٹس اپنی جگہ پہ رہے. شاید یہ وجہ ہے کہ وہ 15 دن سے زیادہ ہم کو چھٹی نہیں دینا پسند کرتے. اب اس میں ایک پہلو آ جاتا ہے, وہی بات ہے کہ اس کو ہم سیاست کو بھی الگ رکھیں, باقی چیزوں کو بھی, کیونکہ ہم اس وقت کسی طرف بھی دیکھیں تو وہ بہت مایوسی والی سچویشن ہوتی ہے. تو ایز این انڈیویژل مطلب وہی بات ہے کہ اب کام ہم نے خود اپنے اوپر فوکس کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ اف یو آر رائٹ دیر از نتھنگ رانگ ود دا ورلڈ. کیا ہر بندہ اپنے طور پر کیا کر سکتا ہے یا کس ڈائریکشن میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹپ آپ کی نظر میں ہو کہ جو ایز این انڈیویژل لوگوں کو آپ دینا چاہیں, کیونکہ نہ ہمیں اس وقت اداروں سے کوئی امیدیں ہیں, نہ سیاستدانوں سے ہیں, نہ کسی اور اس سے ہیں. تو مطلب انفرادی طور پر, اور جبکہ آپ نے وہ بات کی کہ اس صورتحال میں بھی اتنا پوٹینشیل ہے کہ لوگ سامنے آتے ہیں اور بڑے بڑے کام پاکستانی کر جاتے ہیں, تو اگر ان کو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ملے گا تو وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بلکہ میں اس سوال کے جواب سے پہلے ایک چھوٹا سا سنگاپور کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا, جو تمام پاکستانیوں کے لیے, اس کو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے. کہ میں جب سنگاپور شفٹ ہوا تھا اور میرا ایون بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھلا تھا, چندے دن ہوئے تھے مجھے, اور میرا وہاں پہ والیٹ گر گیا تھا. رات کو میں اپنی وائف کے ساتھ واک کرنے کے لیے گیا تھا, اور اس کنڈومینیم اپارٹمنٹ میں جہاں
22-25 करोड़ के फ्लैट्स थे और कई टावर थे। कहने का मकसद ये हजारों लोग रह रहे थे। वहाँ मेरा पर्स एक जगह गिर गया था और मैं रात को आके वापस सो गया। सुबह मैं उठा और ऑफिस जाने के लिए तो मुझे मैं पर्स टटोला तो मुझे याद आया कि मैं रात को पर्स लेकर गया था और वापस आके मैंने कहीं नहीं रखा। काफी देर में नीचे ढूंढ रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड उस कंडोमिनियम फ्लैट का आया और उसने आके मुझसे पूछा कि सर आप क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने उसे बताया मैं टावर 5 में 20th फ्लोर पे रहता हूँ और मेरा शायद रात को वॉलेट यहाँ गिर गया। उसने मुझे बताया कि आप मैनेजमेंट ऑफिस चले जाएं, वहाँ उनसे आगे कहिए। मैं जब मैनेजमेंट ऑफिस पहुंचा सुबह के 9 बजे रहे थे, 9:30 लोग उसी वक्त आए थे। तो मैंने वो मैनेजर को आके बताया कि अपना एड्रेस बताया कि मैं वहाँ रहता हूँ और शायद मेरा वॉलेट रात को, शायद मुझे यकीन नहीं था, मिसिंग था मेरा वॉलेट। मेरा ख्याल था कि शायद मैंने कहीं रास्ते में गिरा दिया, घर में मिल नहीं रहा था। तो उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे कि आपके वॉलेट में क्या है। इत्तेफाक की बात है, जैसे मैंने बताया मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं खुला था, उसमें मेरे वॉलेट में $17,000 कैश पड़े हुए थे। सिंगापुर का $1,000 का नोट होता है, आपके और नाज़रीन के लिए बता दूं, $1,000 का सिंगापुर का नोट होता है। वो 17 नोट मेरे वॉलेट में रखे हुए थे। मेरा अकाउंट भी नहीं खुला था, मैं नया शिफ्ट किया था। और मेरे उसके अंदर कुछ पाकिस्तान के पुराने क्रेडिट कार्ड जो उस वक्त तक वैलिड थे वो भी पड़े हुए थे। तो उससे कुछ सवाल पूछे, आपका वॉलेट का कलर क्या है, कहाँ गिरा, क्या करने गए थे, अंदाजन कितने बजे आपका ख्याल है। तो मैं जवाब दिए, लेकिन मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा था, जब मुझे वॉलेट नहीं मिल रहा था, मैं वैसे इरिटेशन फील कर रहा था। लेकिन उसने कुछ सवाल मुझसे, वो लड़की थी सिंगापुरियन, उसने 4-5 सवाल मुझसे कुछ क्रिटिकल पूछे जो थोड़ा मुझे बुरा भी लगे। उस वक्त ऐसे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझसे माजरत की और दराज खुली तो अंदर 2 वॉलेट पड़े हुए थे। पहले ही मैं आपसे माजरत चाहती हूँ कि मैंने आपसे इतने टेढ़े सवाल पूछे क्योंकि मुझे यकीन करना था कि दोनों वॉलेट्स में से आपका कौन सा वॉलेट है। उसने मुझे मेरा वॉलेट उठा के दिया और कहा इसको चेक कीजिए क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत कती रकम मिली है। उसने मुझे बताया कि आपके ही टावर में रहने वाले सिंगापुरियन को ये वॉलेट रात को 11 बजे सड़क पे मिला। उसने वो वॉलेट अपने टावर के एंट्रेंस के पास मिला था, तो उसने सोचा यकीनन यही किसी बंदे के आने जाते हुए गिरा है। उसने वो सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया, नाइट सिक्योरिटी गार्ड को, कि ये किसी का वॉलेट गिर गया और ढूंढता हुआ पूछता हुआ आएगा और इसमें कई $1,000 पड़े हुए हैं, ये रख लो। वो नाइट गार्ड वो सारी रात वॉलेट लेके बैठा रहा। मैं आके सो गया था, मुझे याद भी नहीं था। सुबह 7 बजे गार्ड की ड्यूटी चेंज हुई, वो नाइट गार्ड मॉर्निंग गार्ड को वॉलेट देके चला गया कि शायद कोई आदमी अब ढूंढता हुआ है, उसको ये वॉलेट निशानी बता के वापस दे देना। जब मैं 9 बजे तक, जो उनका ऑफिस खुलने का टाइम था, जब तक नहीं गया और जब ऑफिस खुल गया तो वो मॉर्निंग गार्ड ने जाके ऑफिस में वॉलेट जमा करा दिया। इस कहने का मकसद ये है कि वो आदमी, पहला शख्स जिसको मुझे वॉलेट मिला, नाइट गार्ड दूसरा शख्स वो था, मॉर्निंग गार्ड वो तीसरा शख्स था जिसको मेरा वॉलेट मिला, और ऑफिस में बैठने वाली लड़की वो चौथी शख्सियत थी जिसको मेरा वॉलेट मिला, जिसके 17,000 सिंगापुर डॉलर्स पड़े हुए थे। मगर इन चारों आदमियों से किसी एक शख्स ने भी उसमें से एक नोट भी निकालने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो इसको अपना पैसा नहीं समझते थे और वो मेरी चीज अमानत मुझ तक वैसी की वैसी ही पहुंची। आपका सवाल था बतौर पाकिस्तानी क्या, अगर हम हर इंसान अपने आप को ही दुरुस्त करना से शुरू कर दे, बजाय इसके आप किसी और पर एतराज करें, टॉन्ट करें, क्रिटिसाइज करें, दूसरे को तख्ता मश्क बनाएं, अगर हर इंसान से अपने गिरबान में झाँक के कहने की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली और फिजिकली कि मेरे रवैये से क्या मेरा पड़ोसी तो परेशान नहीं हो रहा, क्या मेरी किसी हरकत से मेरे बीवी बच्चे तंग तो नहीं हो रहे, क्या मेरी किसी आदत से मेरे दोस्त अहबाब तकलीफ तो नहीं है, क्या मेरी जबान से कोई और शख्स तकलीफ से नहीं गुजर रहा है। अगर उन बातों को, यकीनन हर इंसान में करोड़ों अरबों बुराइयां हैं, बशमूल मैं खुद, अगर मैं अपना अहाता करता रहूँ वक्तन फवक्तन और अपने आप को सुधारने की कोशिश करता रहूँ, यार मेरे अंदर मिसाल के तौर पर मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा है, मैं इस पर काबू पाऊँ, मिसाल मेरी ज़बान ख़राब है उसको दुरुस्त करूँ, मिसाल के तौर पे मैं लोगों पे इतराज़ बहुत जल्दी कर देता हूँ, मुझे उसको ख़त्म करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं किसी को भी कहीं पर भी मौका मैंने देखे बगैर जो कुछ भी कह देता हूँ, तो वो तमाम बुराइयाँ जो माशरे में इंसानों के अंदर होती है, अगर हम बतौर पाकिस्तानी से हर इंसान अपने आप को सिर्फ दुरुस्त करना शुरू कर दे, अपने घर को साफ रखना शुरू कर दे, अपने आप को दुरुस्त करना शुरू कर दे, तो बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम, हम जल्द या बदेर उस मुकाम तक पहुँच जाएंगे जहाँ हमें होना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। इससे मुझे जो वही नुक्ता मिला जो हम अभी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे ना, तो अगर हम सब अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे काम शुरू कर दें ना, तो वही रिफ्लेक्ट होगी फिर एक नेशन की क्रेडिबिलिटी के तौर पे। एक तो चीज़ वो, दूसरी चीज़ ये कि वही बात है कि हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हमारे भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अपने आसपास की इम्प्रूवमेंट पे भी काम करना है। हम सिर्फ मतलब अपने आप को अच्छा रख कर कामयाब नहीं हो सकते, हमें ये इंश्योर करना है कि हम अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वालों की भी उसी नहज पर तरबियत करें। और वही बात है, दिए से दिया जलता है, जब एक वो बेहतरी आना शुरू होती है तो फिर उसके रिफ्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कौमी सतह पर भी नजर आना शुरू होता है। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, और कासिम भाई से अगर आपका कोई सवाल हो कैरियर के हवाले से, मर्चेंट नेवी के हवाले से, या बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कोई सवाल आप पूछना चाहें उनके किसी तजुर्बे से आपको फ़ायदा पहुँच सके, तो आप मुझे ब्लॉग के कमेंट में लिख सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कासिम भाई से आपको हर सवाल का जवाब मिले। अपना ख्याल रखिएगा, एक और ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।